जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर हाजिर हैं एक नया सेशन, नया वीडियो जो कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं। 2 चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट किया, एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोगों ने मोशन की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, लॉ ऑफ मोशन की एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके क्वेश्चंस भी थोड़े से टफ लगते हैं लोगों को, पता नहीं क्यों लेकिन लगते हैं, है ना। है आसान, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, चुटकी बजाएंगे और चमत्कार हो जाएगा, है ना। आपको पता ही है। तो बस मेरे यानी विकास मौर्य क्लासेस के साथ जुड़े रहिए शुरू से लेकर के अंत तक, ताकि अंततः रिज़ल्ट आपका क्या हो, बेहतरीन और सुगम्य रास्ते के साथ आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जो दिया गया है वो है कि हाउ डज़ द फोर्स। देखो, मैं जब ऐसे देखता हूँ तो स्क्रीन पे देखता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन स्क्रीन पे होता है। और इसको मैं कई बार वीडियो में लोग बोलते भी हैं कि सर आप एक बार इधर फिर इधर, तो जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा आता है, क्योंकि बुक उठा करके बार बार देखना मुझे मज़ा नहीं आती, वहाँ पे लिखा हुआ है। कह रहा है हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट हैं अपने पास, ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच का मान लेते हैं इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2, इसके बीच फोर्स आ रहा है और इसके बीच भी फोर्स आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, r है। अब कह रहा है क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, कह रहा है कि अगर मैं इस r को रिड्यूस करके, कम करके r/2 कर दूं, आधा कर दूं, ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेकंड कंडीशन क्या है। अच्छा, इस कंडीशन में अगर आप फोर्स निकालने जाएंगे तो फोर्स बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है इस डिस्टेंस को हम क्या कर दें, आधा कर दें। इट मीन्स ऑब्जेक्ट वही रहेंगे, मास भी सेम रहेगा, बट डिस्टेंस क्या हो गई, r/2 हो गई। फोर्स कितना आएगा अब आप ये बता दीजिए, है ना। 1 सेकेंड भाई, फोर्स कितना आएगा अब आप ये बता दीजिए। तो फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर भी लगाइए इक्वेशन, तो यहाँ से लिखेंगे। अच्छा, इसको आप F1 लिख लीजिए और इसके लिए आप क्या लिख लीजिए, F2 लिख लीजिए, आसान रहेगा समझने में। तो यहाँ से आ जाएगा F2 बराबर कैपिटल G, मास तो वही है दोनों का, बस इसके डिस्टेंस में चेंज आया है, स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से लिख पाएंगे F2 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²/4। ठीक, r²/4। हम हमेशा से पढ़ते चले आए हैं कि ये चौथे पे है तो घूम के कहाँ पे जाएगा, पहले पे, सॉरी तीसरे पे है तो पहले पे घूम के जाएगा। तो यहाँ से आप लिख पाएंगे F2 इज इक्वल टू 4 कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। अच्छा, अब आप इनको पहचानते हैं, इन भाई साहब को तो पहचानते होंगे, ज़रा देखिए इनको, ये यही है कि नहीं है। तो आप यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से F1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, या फिर इसकी जगह पे क्या पुट कर दीजिए, F1 पुट कर दीजिए। तो वी कैन रिप्लेस, है ना, वी कैन रिप्लेस F2 इज इक्वल टू 4 F1। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को आधा कर देते हैं तो उनमें दोनों में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना हो जाता है, पहले का 4 टाइम हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या आएगा,
if the distance is halved, then the force between the objects is 4 टाइम। कितने गुना हो जाएगा बच्चों? 4 गुना फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा भाई साहब, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपके एनसीईआरटी के जो पीछे एक्सरसाइज दी गई है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। ठीक है, कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सभी ऑब्जेक्ट पर लगता है और वो प्रोपोर्शनल होता है कि उनके मास के। उसके बाद वाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो भारी ऑब्जेक्ट है और जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक दूसरे से तेज क्यों नहीं गिरते। मान लो एक हाथी को और एक चींटी को कहाँ छत पे ले जाकर के छोड़ा जाए तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हाथी पहले पहुंच जाए और चींटी बाद में पहुंचे। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन सही पूछिए तो डेली लाइफ में ऐसा होता है कि अगर एक बार आप चींटी को और हाथी को दोनों एक साथ छोड़िए तो हाथी पहले पहुंच जाता है और चींटी बाद में पहुंचता है। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। ठीक है, बहुत आसान, ठीक, बहुत आसान है। मान लो न्यूटन के सेकंड लॉ से F बराबर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मास एक्सेलरेशन होता है, या फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ऐसे लिखो ना। तो अब इसका मतलब क्या है कि मास जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना बढ़ जाएगा, न्यूटन के भैया के नियम के हिसाब से ना। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। F इज इक्वल्स टू आ जाता है A इंटू एम। ये तो न्यूटन का सेकंड लॉ आया। लेकिन इसी को अगर आप ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं, तो A भैया रिप्लेस हो जाते हैं G से। किससे रिप्लेस हो जाते हैं? G से। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सेट करिए। अभी मैंने बोला कि A क्या है? कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब बदलना नहीं चाहिए। अगर नहीं बदलना चाहिए तो A बराबर आप लिख सकते हैं F अपॉन एम। A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F अपॉन एम। तो सिमिलरली A की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं? G। तो G की जगह भी आप क्या लिख सकते हैं? F अपॉन एम। मतलब अब कुछ भी हो जाए ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब अब ये बदले तो उसी रेशियो में ये बदलेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने फोर्स बढ़ाया तो मास भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ चिल्ला रहा है। और जैसे ही आपने फोर्स बढ़ाया मास ऑटोमेटिक बढ़ेगा, जी कांस्टेंट हो जाएगा। आपने फोर्स घटाया मास घटेगा, जी कांस्टेंट हो जाएगा। इट मीन्स जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, जिस कारण से अब आप चाहे हाथी को चींटी को दोनों को एक साथ फेंकिए, दोनों क्या होंगे? एक साथ नीचे गिरेंगे। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको ये देख करके। ठीक है, ध्यान से सुनिए। ये आपकी एनसीईआरटी की किताब है, ये मेरे पास एक पेज है। ठीक, अगर इन दोनों को ऐसे छोड़ा जाए तो पहले कौन जाएगा? पहले बेसिक सी बात है, किताब जाएगी, और दूसरा पेज, टाइम लगेगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, रोक कौन रहा है? इन दोनों को नीचे जाने से रोक कौन रहा है? एयर, है ना। आइए अब क्या करते हैं, इसको अगर मैंने ऐसे छोड़ा दम से गिरेंगे, और पहले कौन गिरेगा? बुक गिरेगी, उसके बाद कौन जाएगा? पेज जाएगा। ठीक है, अब यहाँ गिराने लायक जगह तो है नहीं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस होता है। ऐसे करते हैं ऐसे। ठीक, अब ध्यान से देखना, दोनों एक साथ हैं, एक बराबर में, पेज नहीं दिख रहा होगा,
छोड़ा हमने, देखो कौन बाद में गया, पेज बाद में गया, कहाँ गया मेरा पेज, पेज बाद में गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। सर जो आप यहाँ पढ़ाए थे फिर गलत हो गया, नहीं गलत नहीं है, ध्यान समझिए। हमारे इन्वायरमेंट में कौन है, एयर है, तो एयर इसको रोक रही है नीचे जाने से, है ना, ड्रैग फोर्स आ रहा है एयर का, लेकिन इसका मास ज़्यादा था, इसने एयर को अपोज किया, धड़ाम से गिर गई। लेकिन अब मैं क्या करूँ, इसको इसके नीचे लगा दूँ ऐसे, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये नीचे लेके जाएगा। लेकिन सर आप बोलेंगे, आप सब ये कहोगे कि सर ये बताइए, ये एयर ओवर तो ठीक है, आपने इसको नीचे लगाया है, इसका मास इसको धक्का देकर के नीचे ले गया है ना, मानोगे तो है नहीं क्योंकि खुराफाती हो, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अब मैं इसको ऐसे पलट दे रहा हूँ, ठीक, अगर अब मैंने इसको ऐसे पलट दिया, फिर मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, तो दोनों साथ में गिरेंगे। दोनों कैसे गिरेंगे, साथ में गिरेंगे। मोबाइल स्टैंड पे है, नहीं तो मैं दिखा देता, ठीक है। दोनों कैसे गिरेंगे, एग्जैक्टली सेम। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों साथ में गिर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेज तो इसको धक्का दे के ले जाएगा नहीं, हमने क्या किया, पेज के नीचे से हवा को हटा दिया, तो दोनों एक साथ गिरे। इसका मतलब जो कह के गए न्यूटन भैया वो 100% सही था कि अगर हम क्या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को कांस्टेंट कर दें तो फोर्स और मास का रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब फोर्स बढ़ाओगे तो मास बढ़ेगा, या मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे तो मास घटेगा, या फिर मास घटाओगे तो फोर्स घटेगा। बात समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चाहे आप छत पे चींटी को ले जाइए, चाहे कुत्ते को ले जाइए, चाहे बिल्ली को ले जाइए, चाहे इंसान को लेके जाइए, दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को ले जाइए, एक साथ फेंकिए, दोनों जमीन पे एक साथ गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि उन पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम कर रहा है, जो कि सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ गई। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इसलिए जो है आपको समझना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, कह रहा है कि अर्थ सरफेस पर, इधर डायग्राम देखिएगा, कोई एक अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर क्या 1 kg का मास रखा हुआ है, तो कह रहा है इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो कितना आएगा। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का अर्थ के रेडियस से, है ना, r डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये हो गया m1, m2 कितना हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा me, m2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ये r या फिर मैं re लिखता हूँ, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आइए फोर्स निकालते हैं। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही होता है। अब स्मॉल r की जगह पे हमने क्या रखा है, re रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वस टू कैपिटल G, m1 की जगह पे क्या है 1 kg, या फिर m1 ही रखिए, इंटू m2 की जगह पे क्या है me है, अपॉन re स्क्वायर। ठीक है, अब me और re की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। क्या दी गई है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है me इज इक्वस टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, me इज इक्वस टू 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, और re दिया गया है आपको 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द अर्थ दिया गया है, और ऑब्जेक्ट का भी मास दिया गया है, तो वैल्यू यहाँ पर उठाकर पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा F इज इक्वस टू कैपिटल G, G की वैल्यू कितनी होती है, मुझे कोई बताएगा, G की वैल्यू क्या होती है बताओ, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 की वैल्यू बताओ 1 kg है, पुट कर दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन re 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर इंटू, वही फिर से लिख दे रहा हूँ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर। तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 केजी से 1 केजी से ये केजी स्क्वायर साफ हो गया, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर साफ हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ से लिखेंगे F इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू क्या 1 इंटू क्या 6 इंटू यहाँ पे -11 है, यहाँ पे 24 है। ठीक है, आ जाएगा 10 टू द पावर 13, क्योंकि यहाँ से 11 चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12 से 13 1 बच गया। इधर आइए, अब ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये ऊपर इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर डिवाइड कर लेंगे अपन। ठीक है, ऊपर जो है 10 बचा हुआ है, तो यहाँ से करिएगा 7 छंग 42 के 4, 6 छंग 36, 36 4 40 हासिल 4, 6 छंग 36 और 4 40 हो जाएगा। 2 के बाद डेसिमल था, 2 के बाद चुपचाप डेसिमल लगा दीजिए, ऐसे लिखते हैं 40.02 गुणा 10। नीचे आइए, इसको करेंगे, यहाँ पे करिए 2 डिजिट है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 64 गुणा 64। ठीक है, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 छंग 36, 36 2 38। ठीक है, 6 4 5 9 8 2 10 3 1 4, 2 के बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि 2 डिजिट था। तो नीचे कितना आ गया 40.96। ठीक है, अब ऊपर जो बना, ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो बना है वो 10 से अगर हम गुणा कर देंगे तो डेसिमल 1 डिजिट उधर भाग जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो बना F बराबर आया 400.2 बटा कितना 40.96। अच्छा ध्यान से देखिए, इसको आप मान लीजिए 400 और इसको मान लीजिए 41। ठीक है, इसको क्या मान लीजिए 400, ऊपर वाले को मैं लगभग लिख दे रहा हूँ, ऊपर वाले को 400 और नीचे वाले को क्या 96 है, तो इधर मान लो 41। अब ध्यान से देखो, अगर 41 है ना, यहाँ 400 है, 40 में 10 से गुणा कर देंगे तो 400 आ जाएगा, 9 से गुणा कर देंगे तो ये लगभग पहुँच जाएगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ कि जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो 9 न्यूटन के आसपास आएगी, लगभग, है ना, अप्रॉक्सीमेट 9 न्यूटन। इसको इतना सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 9 न्यूटन के क्या आसपास आ जाएगी। ठीक है, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता ही दे रहा हूँ 9.8। ठीक, 9.8 न्यूटन कितना आएगी 9.8 न्यूटन के आसपास आ जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं है? तो इतना आसान होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट आप लोग इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू देख करके घबरा जाते हो। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं है? तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा हुआ है और वो नीचे की ओर खींचा जा रहा है तो वो उसके वेट के कारण खींचा जाता है, उस पर कुछ वेट आता है। अब कह देना सर मास और वेट अलग होते हैं, 100% अलग होते हैं। ठीक है, मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में उपस्थित मॉलिक्यूल या फिर क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मास कहते हैं, और जो वेट होता है W बराबर mg, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेट कहलाता है। ठीक है, जो डाउनवर्ड या फिर टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर की ओर एक्ट करता है। चलिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको डिलीवर कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा है मून और अर्थ एक दूसरे को खींचते हैं अट्रैक्शन फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, डज द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विथ अ फोर्स दैट इज ग्रेटर, स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ वाई। कह रहा है कि जो अर्थ फोर्स लगा रहा है मून के ऊपर, क्या वो बड़ा होगा, बराबर होगा या फिर छोटा होगा, जिससे मून को क्या किया जा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ, और क्यों। तो अब ध्यान से सुनिए, जो फोर्स आता है ना, जो फोर्स आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास के होता है। दोनों के क्या होता है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि भैया
और दूसरी बात, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना। ग्रेविटेशन लॉ अगर हम पढ़ें तो ये दोनों होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जिसका जितना मास, ठीक है, जिसका जितना मास, तो दोनों का मास का प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। और पहली बात, दूसरा यहाँ पे आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स क्या? थर्ड लॉ। न्यूटन का तीसरा नियम, तृतीय नियम जिसको कहते हैं। मतलब कह रहा है कि जितना अर्थ और मून, ध्यान से समझिएगा, जितना फोर्स अर्थ लगा रहा है मून के ऊपर, उतना ही क्या मून लगा रहा है अर्थ के ऊपर। मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पे जितना फोर्स क्या अर्थ लगा रहा है, उतना ही क्या लगा रहा है, मून भी इसके ऊपर लगा रहा है। बात समझ में आ गई? तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये होती है कहानी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? ठीक है, देखो ध्यान समझना। इसका जो है मैं आपको बता दूं, अभी अभी मैंने बताया एसेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। ठीक, अब ध्यान समझना। अर्थ बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लोली, है ना, बहुत स्लोली क्या है, मून की तरफ जा रही है, मान के चलो। ठीक है, अर्थ क्या है, बहुत धीरे धीरे किधर की ओर जा रही है, मून की तरफ जा रही है, क्योंकि मून उसको खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, जाने दो ना, मून भी इसकी तरफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत धीरे 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 मूव कर रही है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है ना भैया, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास के ऊपर। अब देखो, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। तो एज कंपेयर टू मून, अर्थ का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है मून के कंपैरिजन में। तो जिस कारण से इसका एक्सेलरेशन क्या है, बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इधर बहुत स्लोली मूव कर रहा है, लेकिन जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, लेकिन इतना स्लोली जा रहा है कि 200-400-1000 करोड़ साल लगेंगे दोनों को आपस में पास आने में। ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मास होगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, आइए तो इसीलिए ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये इसके तरफ जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये जो मून है ना, इसके चारों तरफ घूमे पड़ा है, चक्कर लगाए पड़ा है, नहीं जा पा रहा है। बात समझ में आई नहीं? इसी फोर्स की वजह से क्या, इसके चारों तरफ आराम से चक्कर मारता रहता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। टोटल 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। क्या होगा फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। ठीक है, कह रहा है कि अब ध्यान से समझो यार, बहुत आसान है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। ठीक, अब बहुत ध्यान समझना। अब मान लो m1 को मैंने बोला m और m2 को मैंने बोल दिया 2m। रखो यहाँ पे, तो या फिर पहली कंडीशन समझो ये है, तो यहाँ पे रखो, तो f बराबर क्या हो जाएगा, या फिर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू m।
F इज इक्वल टू आ गया m स्क्वायर, है ना। लेकिन अब कह रहा है कि हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा है, पहला क्वेश्चन, आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो खोल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हम m1 बराबर क्या लिख दें, 2m लिख दें, डबल कर दें, तब क्या होगा। आओ देखते हैं क्या होगा। फिर यही रखो इस इक्वेशन में, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 2m इंटू m, F इज इक्वल टू क्या आ गया, 2m स्क्वायर। मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। फोर्स भी क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को दो गुना किया तो उन दोनों के बीच लग रहे फोर्स, उन दोनों के बीच आ रहा अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। दो क्वेश्चन घुमा के पूछा इसी में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं r की जगह पे क्या लिखूं, 2r लिखूं, या फिर r की जगह पे क्या लिखूं, 3r लिखूं। ठीक है, तो आइए पहले इक्वेशन। तो f क्या कहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है ना। आइए, तो r की जगह पे क्या पुट करिए, 2r, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2r का स्क्वायर, इसको स्क्वायर, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जो फोर्स आया वो कितना आ गया। अब ये देखो r स्क्वायर ही किसके बराबर है, इसके बराबर, तो यहाँ से रखो, तो आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/4 ऑफ f। मतलब जो पहले फोर्स लग रहा था उसका 1/4 आ जाएगा, है ना। जो पहले फोर्स लग रहा था उसका कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। जैसे मान लो पहले 10 न्यूटन लग रहा था तो अब 2.5 न्यूटन लगेगा, 2.5 न्यूटन। ठीक है, आइए दोबारा से रखते हैं। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है, f इज इक्वल टू क्या, 3r, इसका होल स्क्वायर मार दो, f बराबर कितना आ जाएगा, 9r स्क्वायर। अब r स्क्वायर 1/r स्क्वायर की जगह f रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, f/9। मतलब अब आप ये कह सकते हैं कि अगर हमने दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस 3 गुना कर दी, 3 टाइम्स कर दिया, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 1/9 टाइम्स घट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स, जब दूरियां बढ़ती जाती हैं लोगों के बीच, तो अट्रैक्शन फोर्स ऑटोमेटिक कम होता जाता है। दो लोग आमने सामने बैठे हैं, अगर झगड़ा कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से मारपीट कर लेंगे ना। लेकिन अगर उनको क्या आधा किलोमीटर दूर ले जाके बिठा दो, है ना, भन 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 लगे रहेंगे मधुमक्खियों के जैसे, लेकिन एक दूसरे को मारपीट नहीं कर सकते। उन्हीं दोनों लोगों को 6 महीने के लिए क्या 2 किलोमीटर दूरी पर रूम दिला दीजिए, या फिर अलग अलग शहर में पटक दीजिए ले जाकर के 400 किलोमीटर दूर पे, है ना। आप उन्हें डिस्टेंस बढ़ा दिया, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स बहुत 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 कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो कम होता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं जो आपको कभी कभी हैरान कर सकते हैं। ठीक है, तो डरिएगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आराम से आप उड़ा दीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास अगर 2 गुना कर दिया जाए तो लगाइए f इज इक्वल टू क्या होता है, m1 m2। ठीक, अगर दोनों का मास क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो मतलब m1 की जगह क्या लिखिए, 2m लिखिए, और m2 की जगह भी क्या लिखिए, 2m लिखिए। तो f बराबर कितना आ जाएगा, 2m इंटू 2m, मतलब f इज इक्वल टू आ जाएगा 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स आप कह सकते हो कि जो फोर्स दोनों के बीच लग रहा था वो 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का मास डबल कर दिया जाए तो ऐसे, जैसे ऐसे डबल कर लो, 2 दोस्त आपस में लड़ रहे थे, है ना, 2 दोस्त आपस में क्या रहे थे, एकदम मुक्का मुक्की, एकदम चीर फाड़ ना, तब तक क्या, ऐसे समझो 2 दोस्त आपस में क्या कर रहे थे, मुंह से झगड़ा कर रहे थे, मुंह से, है ना, तू पागल है, बदतमीज है, नालायक है, ये वो, एकदम चिल्ला रहे थे दूर खड़े होकर थोड़ी सी, है ना। एक दोस्त इस वाले का आ गया, एक दोस्त इस वाले का आ गया। अब दोनों दो दोस्तों, दो लोग हो गए, 2 इधर 2 इधर। अभी बगल वाला उसके कान वाला, मार यार, देख लिया जाएगा जो।
है ना। उधर वाला बोला मारो यार, जो होगा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या साला हाँ चूड़िया पहने मार देंगे, चीर फाड़ देंगे एकदम। 2 सेकंड नहीं लगा, चारों आपस में भिड़ के बर्बाद हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मास डबल हुआ फोर्स 4 गुना हो गया ना। जैसे ही द्रव्यमान क्या हुआ 2 गुना हुआ, उन दोनों के बीच में आ रहा बल 4 गुना हो गया, मार के एकदम खोपड़ी बड़ी फोड़ लिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये होता है। आइए अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया, अच्छा कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस ये है भैया कि, और क्या कह रहा है, अच्छा नहीं बस इतना ही है। तो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है अर्थ सरफेस की ओर, ये कौन बताता है, किस फोर्स से गिर रहा है, ये कौन बताएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताएगा। फिर क्या कह रहा है, मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, ये कौन बताएगा, नापने गए थे क्या, नहीं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताएगा। उसके बाद क्या है, मोशन अराउंड द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, जो मून घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना। और ओशियन टाइड्स, ठीक है, तो ये क्यों होता है, तो इसमें भी हम क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं। आइए, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, हम अपने अर्थ के चारों तरफ क्या सैटेलाइट घुमा घुमा के सारी तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, इंटरनेट की सुविधा देते हैं, है ना, और बहुत सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, ठीक है। अभी जैसे देख रहे हो कुछ कहानियाँ हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों पे निगरानी कैसे रखी जाती है, सैटेलाइट के थ्रू रखी जाती है। तो ये सैटेलाइट को ले जा कर के अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करना में हेल्प कौन करता है, यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये तो बहुत आसान है यार, ठीक है। अर्थ की जो ग्रेविटी है, जिस ग्रेविटी से या फिर जिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की ओर खींचा जाता है, वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कहलाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है स्मॉल जी, या फिर जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है भैया मेरे लाल पीले हरे नीले, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अर्थ है, ये नीचे की ओर खींचा जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये नीचे की ओर खींचा जा रहा है भैया, उस फोर्स को हम कहते हैं क्या, वेट, उसको हम क्या कहते हैं, वेट। और W बराबर क्या होता है, mg होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, mg होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो W बराबर mg आ रहा है, यही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ये नीचे की ओर काम करता है, टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर, या अर्थ के केंद्र की ओर लगता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि अमित बायस सम गोल्ड एट द पोल, कह रहा है अर्थ के पोल पे जाकर के अमित क्या करता है, कुछ सोना खरीदता है पोल, एंड गिव्स इट टू हिज फ्रेंड एट द इक्वेटर। उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, कह रहा है कि अमित यहाँ पोल पे जाकर के कुछ सोना खरीदता है, और उसके बाद इक्वेटर पे आकर के वो अपने क्या दोस्त को देता है, ठीक है। विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड, वाई, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो अब ध्यान समझना, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गया उसने गोल्ड खरीदा, ठीक। अब यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इक्वेटर
पोल पे जी की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी और उसके बाद वहाँ पे उसने मान लो 10 ग्राम खरीदा, और 10 ग्राम खरीदने के लिए उसने क्या लगा दिया फार्मूला, क्योंकि वो वेंगिंग मशीन से खरीदेगा, बैलेंसिंग मशीन से तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये 10 ग्राम किससे मेज़र किया जाएगा, इलेक्ट्रिक मशीन से। इलेक्ट्रिक मशीन ऐसा है जो वेट मापता है, तो यहाँ पर इसका वेट आ जाएगा W बराबर क्या mg, इससे कैलकुलेट करेगा। ठीक, अब यहाँ पे g की वैल्यू क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है, जैसे ही इक्वेटर पे आएगा g की वैल्यू घट गई, g की वैल्यू क्या हो गई, घट गई। और देखो W बराबर क्या होता है, mg होता है। अगर g की वैल्यू घट गई तो वेट भी क्या हो गया, घट गया। तो पता है क्या करेगा, अमित को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। अमित को क्या करेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। बोलेगा ये बताओ भाई, तुमको इक्वेट वहाँ पोल पे जाकर के क्या खरीदने की ज़रूरत थी, ठीक है, तुम इक्वेटर पे ही खरीद लेते। तुम वहाँ जाकर के 10 ग्राम की वैल्यू भी दे आए और 10 ग्राम तुमको मिला भी नहीं, गेम कराए तुम अपने साथ, ठीक है। और तुम हमको बता रहे हो कि सर देखो मामला ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जब आप पोल पे जाएंगे तो वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, वहाँ पे वेट क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ जैसे आओगे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे वेट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अमित को दौड़ा दौड़ा के उसका दोस्त मारेगा। बात समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, Why will a sheet of paper fall slower than one that is crammed into a ball? ध्यान से सुनिएगा, एकदम आसान है। कह रहा है कि एक जो पेपर है, पेपर की शीट है ना, उसको अगर छोड़ा जाए ऊपर से, ऐसे जैसे अभी छोड़ रहे थे हम लोग, अगर ऐसे छोड़ा जाए तो उसको गिरने में समय लगता है। लेकिन अगर उसी शीट को गोल करके एक बॉल बना दिया जाए, फिर उसको छोड़ा जाए तो धड़ाम से गिर जाती है। अभी तो आप बता रहे थे कि अब देखो दोनों एक ही मटेरियल से बना है और इवन एक ही ऑब्जेक्ट ही है, बस हमने ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दिया है। ऐसा कैसे हो गया सर, मास तो सेम है, फिर दोनों को एक ही टाइम पे गिरना चाहिए, टाइम ज़्यादा क्यों लग रहा है पेपर को गिरने में और बॉल को गिरने में टाइम क्यों कम लग रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे लाल, क्योंकि सीट का एरिया ज़्यादा है, और जब एरिया ज़्यादा है तो नीचे से जो एयर का प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, और जब एयर का प्रेशर लग रहा है तो पेपर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही हमने उसको क्रम्ड करके क्या एक बॉल बना दिया, ऊपर से छोड़ा, एरिया कम हुआ, क्योंकि सरफेस स्फेयर का एरिया सबसे कम होता है, और ऐसे धड़ाम से जाके नीचे गिरेगा और एयर ऐसे कट जाएगी साइड में। बात समझ में? आइए देखते हैं। जैसे बॉल आपने बनाया और ये नीचे जा रहा है, तो इधर से एयर ऐसे पास हो जाएगी, इधर से ऐसे पास हो जाएगी, ये धड़ाम से नीचे जाके गिरेगा। लेकिन अगर पेपर शीट है तो इसके चारों तरफ से क्या ऐसे एयर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और इसको नीचे गिरने में टाइम लगेगा, ठीक है। इस वजह से पेपर और शीट भले ही एक ही मटेरियल के बने हैं, लेकिन दोनों को सेम हाइट से गिराने पर पेपर में टाइम ज़्यादा लगेगा और बॉल में टाइम कम लगेगा, ठीक है। आइए, तो एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, पेपर में ज़्यादा होता है, जबकि बॉल में एयर रेजिस्टेंस कम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। व्हाट इज द वेट ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून, ठीक है। आइए ध्यान समझते हैं। कह रहा है ये बताइए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे जाकर के अर्थ का 1/6 गुना हो जाता है, तो ये बताइए 10 किलो ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर क्या होगा और मून पर क्या होगा। तो पहले वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ निकालते हैं, ठीक है। तो WE लिख रहा हूँ मैं, कितना दिया हुआ है 10 kg ना, तो W बराबर क्या होता है M × G होता है। तो यहाँ से हो जाएगा W, मास कितना दिया है 10 kg, G कितना होता है 9.8 होता है। तो मास ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आ गया आपका 98 न्यूटन। कितना आ गया 98 न्यूटन, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। उसके बाद कह रहा है वेट ऑन द मून, चलिए M की बात करते हैं, तो वही 10 kg रहेगा, वही 9.8 रहेगा, लेकिन कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे WM बराबर 98/6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा या फिर मैं ही कर दे रहा हूँ। 98 को आप डिवाइड कर लीजिए 6 से,
6 कम 6 3 9 38, 6 छंग 36, 2 आ जाएगा 20, 6 दूने 12, 6 त्रिक 18। अब यही चलता रहेगा। तो इसका जो WM आ गया वो आ गया 16.333 न्यूटन। ठीक है, तो 10 किलो का जो वेट है, 10 किलो का जो वेट है वो आ रहा है 98 ऑन द अर्थ, और जो मून पे आएगा वो आएगा 16.33। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन 100% सही है, आप कहीं से भी चेक कर लीजिएगा। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया? अच्छा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और आप लोग तक इतनी मेहनत करके पहुंचाते हैं, ठीक है, और आप लोग क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो? नहीं करते हो? कर लिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। अभी आप लोग बिलीव करिए, मैं जिस रूम में हूँ ऐसे आग जैसे तप रहा है, पसीना आप देख ही रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो, आप भी पढ़ लिया करो, और चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लिया करो। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉल है, अच्छा बुद्धि लगेगी, ध्यान रखिएगा, ये फेंका जा रहा है 49 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, ऊपर की ओर फेंका गया। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट टू विच इट रीच। कह रहा है ये कहाँ तक जाएगा, एच की वैल्यू बता दीजिए। उसके बाद और क्या पूछ रहा है, दूसरा, द टोटल टाइम टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये वापस जो टाइम है वो कितना लेगा। अच्छा, ऊपर गया है तो v की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, और ऊपर गया है तो g की वैल्यू होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, जब अर्थ से आप दूर जाने लगेंगे तो वैल्यू क्या होगी, g की माइनस हो जाएगी, और अर्थ की तरफ आने लगेंगे तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो आइए धुआंधार बैटिंग करेंगे। पहला क्वेश्चन निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, हमारे अपने पास फार्मूला है, v² = u² क्या प्लस 2gh होता है, लेकिन 2gh होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगेंगे क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो 2gh, अपने को h चाहिए, v क्या है, 0 है, क्यों, क्योंकि ऊपर जा कर के मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। तो ये हो जाएगा क्या, -u बराबर -2gh, माइनस माइनस खा जाएंगे हम लोग, और h बराबर आएगा u² क्या इंटू 2g। h बराबर u कितना है 49, तो 49 इंटू 49/2 इंटू 9.8। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई। h बराबर, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो h की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 122.5 मीटर। ठीक है, आपको h मिल गया, आपको क्या मिल गया, h मिल गया। अब आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, आप टाइम आराम से निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम। ठीक है, तो टाइम बराबर आराम से आप लगा दीजिए क्या, सिंपल फार्मूला अपने पास क्या, a बराबर होता है v - u/t। तो a की जगह पे रखिए g, v - u/t, तो t की जगह पे आ जाएगा v - u/ क्या, g। u पता है, g पता है, निपटा लो। तो t बराबर v की वैल्यू बोलो 0, माइनस u की वैल्यू बोलो क्या 49, और g की वैल्यू बोलो -9.8। इसको काट दीजिए, तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी इसको आप क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ 5 सेकेंड। कितना आएगा, 5 सेकेंड। अच्छा, मैं देख के लिख रहा हूँ, क्यों देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेट करने में टाइम ज़्यादा जाता है और वीडियो लंबी होती है। तो इसको आप तो कर ही सकते हो ना, मैं 5 सेकेंड आंसर आपको बता दे रहा हूँ, निपटा लीजिएगा। ठीक है, आइए, तो 5 सेकेंड, लेकिन एक बात मैं बता दूँ, ये जो 5 सेकेंड है ना वो एक तरफ का है, 5 सेकेंड एक तरफ का है जाने का, और 5 सेकेंड आने का। तो टोटल टाइम उसने पूछा है, क्या पूछा है, टोटल टाइम। टोटल टाइम होगा 5 सेकेंड
प्लस 5 सेकेंड, है ना। तो 5 सेकेंड जोड़ करके कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आया हो भैया तो कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, वही टाइम क्यों लगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस थी और स्पीड भी क्या थी, सेम थी, एक्सीलरेशन भी सेम था, इस वजह से क्या उतना ही टाइम लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ठीक है, कह रहा है आ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, हाइट दिया हुआ है, आराम से निकालेंगे, बहुत प्रेम से। कह रहा है कोई एक टावर है, ठीक है, कोई एक टावर है, यहाँ पे खड़ा होकर के कोई एक बॉल नीचे की ओर फेंक रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा होकर के बॉल नीचे की ओर फेंक रहा है। अगर टावर से फेंक रहा है तो u बराबर 0, नीचे आएगा तो v हमें निकालना है। कितनी हाइट दिया है, तो हाइट क्वेश्चन में दी गई है 19.6 मीटर, 19.6 मीटर। ठीक है, और कुछ नहीं दिया है, और कुछ दिया ही नहीं है। और आपको मैं बता दूं, कुछ दिया हो ना दिया हो, हमें तो पता है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको g पता है देन आप जी कर सकते हैं। तो जी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u भैया 0 हो चुके हैं तो यहाँ से आएगा v बराबर अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 गुणा 9.8 गुणा 19.6। ठीक है, इन सबको निपटाइए, कुछ ना कुछ पाएंगे आप। मैं इसको गुणा करूँगा तो 19.6 गुणा 9.8। ठीक है, 6 8 48 के 8 हासिल 4, 9 8 9 8 72, 72 4 76, 7 आएगा, 8 एकम 8 7 15। ठीक, 9 6 के 54, 5 हो जाएगा, 9 9 81, 5 86 होता है, 8 हो जाएगा। उसका 9 एकम 9, 9 8 9 8 17 ना, हाँ 17, जोड़िए 8 0 6 5 11, 11 1 12 तो हासिल 1, 7 1 8 1 9, ये 19, ये अब इसको 2 से गुणा करिए क्योंकि यहाँ पे 2 भी है, तो 2 8, अच्छा डेसिमल लगा लीजिए 2 डिजिट के बाद। ठीक है, 8 दूने 16 के 6, 16 लिख दीजिए डायरेक्ट, 0 है, 2 14 दूना 4 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 38 416 डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 384.16। अब इसका आप क्या निकाल लीजिएगा, इसका आप निकालिएगा क्या, हाँ इसका आप क्या निकालेंगे भैया, इसका आप निकालेंगे अंडर रूट, और जब अंडर रूट कैलकुलेट करके ले आओगे ना भैया तो इसका जो आंसर है वो दिया हुआ है b बराबर 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब गरियाओगे बहुत, है ना, ये 19.6 का क्या है, स्क्वायर है, 19.6 का क्या है, ये स्क्वायर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सब दशमलव क्यों लगाएं, 196 भी तो लिख सकते थे, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ इसलिए, तो 196 का आप निकाल लेंगे तो इतना होता है, आराम से निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, अगर समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर से कर देना यार। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्योंकि भाई पढ़ाने में ना बहुत मेहनत लगती है और तुम लोग ना समझ लो बहुत गलत करते हो मेरे साथ, इतनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 15 कह रहा है आई स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टोन है जो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, मतलब u दे दिया, और क्या दिया है, अच्छा g की वैल्यू, अरे वाह मज़ा आ गया, g की वैल्यू कितना दिया पता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारा ख़त्म कहानी कर दिया इसने। अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक, ऊपर पहुंचा है, जब ऊपर पहुंचा तो क्या क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट, नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है भैया, ये पूछ लिया h,
ये पूछ लिया एस, और क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस मतलब डी। 3 चीज़ें पूछा और तीनों निकल जाएंगी। आइए, तो आपके पास अच्छा ऊपर मैक्सिमम हाइट गया है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ से आप लगा देंगे, t नहीं है अपने पास, तो v² बराबर u² प्लस ऊपर की ओर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, -2gh। ठीक, अपने को h चाहिए, तो यहाँ से v क्या हो गया है 0, -u² -2gh, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, h बराबर आ जाएगा u² अपॉन क्या 2g। h बराबर u की वैल्यू बोलो 40, 40 का स्क्वायर बटा 2 गुणा 10, बहुत ध्यान समझना इसीलिए दिया है। ऊपर आएगा 400 और नीचे आ जाएगा 20, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 2 1 कम 2, 2 2 गुना 4, कितना आ गया 20 मीटर आ गया। h कितना आ गया 20 मीटर। जब आपको h 20 मीटर मिल गया ना, आप ध्यान समझिएगा, h आपको 20 मीटर मिल गया, अब आप क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस बराबर होगा जाने का और आने का, तो 20 मीटर प्लस कितना 20 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आ गया 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, पत्थर ऊपर गया है और नीचे आया है, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पत्थर जहाँ से गया था वहीं पर वापस आ गया। 1 मिनट, अरे 4 चौके 16 होता है, अरे यार तुम लोग गलत बताते हो, गड़बड़ा जाता ना अभी। 4 चौके 16 होता है, 1600 होगा, अरे बाप रे इतनी बड़ी गलती। 20 0 गया, 2/16 80 मीटर, अरे रे 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 पाप लग जाता मुझे अभी। 80 मीटर प्लस 80 मीटर 160 मीटर होगा। अब ठीक है, इतना गलत मत पढ़ाओ विकास मौर्य। ठीक है 80 मीटर होगा भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 16, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन। आइए निकालते हैं। आइए निकालते हैं, कैलकुलेट द फोर्स। इसको पहले इरेज तो कर लिया जाए, ठीक है। बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होती है, बड़ी कैलकुलेशन होती है, तो डरिए नहीं आप लोग, ठीक है। बस आप लोग कैलकुलेशन देख करके डर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया, है ना। समझ में भी आएगा, और समझ में आए कैसे, सरेंडर मार देते हो आप लोग। पहले क्वेश्चन देख करके ही तो सरेंडर मारते हो। अगर क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करिए तो मज़ा आ जाए, है ना। क्वेश्चन देख करके आप क्या करते हैं, सरेंडर मार देते हैं। क्या है यार, ये खुल ही नहीं रहा भाई। ये इंक का डब्बा इतना खतरनाक होता है, बड़ी मेहनत से खोलना पड़ा भाई इसको, ठीक है, क्योंकि चल नहीं रहा है। अभी आप लोग बोलोगे वीडियो में कि सर मार्कर में इंक डाल लिए होते, इतना भी क्या था, है ना। तो हमने मार्कर में इंक डाल दिया, पैसा था ना ये भी। चलिए आइए, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। चलिए, मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, क्या दिया है ME, कितना दिया है 6 × 10⁻24 kg, और मास ऑफ द सन MS लिख रहा हूँ मैं, कितना दिया है 2 × 10⁻30 kg, 30 kg। डिस्टेंस दोनों के बीच दिया हुआ है, डिस्टेंस में स्मॉल d लिख ले रहा हूँ, कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁻11 मीटर, बहुत बढ़िया। g की वैल्यू दिया हुआ है अपने को 6.67 × 10⁻11
-11। ठीक है, अब पूछ रहा है कि फोर्स कितना आ रहा है, आप चुपचाप बता दीजिए। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला है ना। तो लगाएंगे, फोर्स बराबर क्या होता है, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द सन अपॉन क्या, d², यही होता है। लगा दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² इंटू मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg इंटू 2 इंटू 10⁻30 kg अपॉन d² की वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे 1.5 है, 1.5 इंटू 1.5 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10⁻11 और 11 दूना 22 होता है मीटर स्क्वायर। ठीक, kg² से kg कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, बचा न्यूटन। ठीक, ध्यान से देखिए, -11 यहाँ पे है, -11 और यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे बचेगा 13। ठीक, अब मैं साथ में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो F बराबर 6.67 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 10⁻, देखो यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 30 है, 30 10 40 43 हो जाएगा ऊपर, 43 न्यूटन। नीचे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 15 गुणे 15 कर लेते हैं। चलो लिख लेते हैं पहले 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻, कितना, 22। ठीक, अब आइए यहाँ पे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो और साफ़ करो। ये हो जाएगा 12 और 12 को इससे गुणा कर दो, 6.67 गुणे 12, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 6 दूना 12 1 13 के 3 हासिल 1, 6 दूना 12। ठीक है, और आएगा 7 6 6 4 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 2 6 2 8 1 9 और 6 1 7। ठीक, ऊपर आ गया 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद आराम से लगा देंगे, तो कितना आ गया 79.04। ठीक, ऊपर आ गया कितना 79.04, तो ऊपर लिखेंगे 79.04 इंटू 10⁻43 न्यूटन। नीचे वाला करते हैं 1.5 इंटू 1.5, 25 के 5 हासिल 2, 5 1 5 2 7 और 15 डायरेक्ट लिख लीजिए, 5 और 7 5 12 के 2 हासिल 1, 225। ठीक है, 225 मतलब 2.25, तो कितना आ गया 2.25 इंटू 10⁻22। अब इसको क्या करिए, डिवाइड करिए, इसको क्या करिए, डिवाइड करिए, कितना 7904 डायरेक्ट लिखिए और 225 लिखिए। क्यों, क्योंकि सेम प्लेस के बाद डेसिमल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 790 और यहाँ पे 225 है ना, 225 है, 200 से करोगे 450 आएगा और 300 करोगे तो 3 से करोगे ना तो 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, मामला सेट हो जाएगा। 3 से करते हैं तो 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, 675 आया। इधर आएंगे 5, यहाँ पे बच गया कितना 8, 8 में से 7 गया 1 और ये आ गया 1, 100 कितना आ गया 4। अब देखो कितना 1154 है ना, 1154 है, 225 है, 2 पंचे 10 है ना, 2 पंचे 10, 5 से 6 से कर लो, 6 दूने 12, देखते हैं 5 बार ले जाओ, 5 बार, 5 5 25 हासिल 2, 5 दूना 10, 10 2 12 2 हासिल 1, 5 दूना 10, 10 1 11। ठीक तो आया है यार। इधर से कहाँ से लेंगे 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14 है ना, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2। अब 29 आया है, डेसिमल लगाओ यहाँ पे, 290 एक बार जाएगा, 225 5 और यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 2 गया 6, 65। अब वही घूम फिर के आता रहेगा, तो यहाँ पे 22 है, 35.1 आया है। ठीक, यहाँ पे लिखिए, मैं इसको इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, 43 में से 22 घटा दो तो 2 में से 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, 21 न्यूटन।
ठीक, ये आ गया फोर्स। अच्छा, कई लोग बोल रहे होंगे कि सर यहाँ वाला डेसिमल क्या हुआ, तो सेम प्लेस पे था इसलिए कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 35.1 × 10⁻21 न्यूटन आएगा। ठीक है, और आपके जो बुक में लिखा होगा इसको अरेंज कर दो, मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखिए। 3.5 × 10⁻22 न्यूटन आपका ये आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से निपट गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, पेशेंसफुली सॉल्व करेंगे तो आराम से आ जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कह रहा है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम 100 मीटर टावर। ठीक है, कोई एक स्टोन है जो नीचे की ओर गिर रहा है, कितना ऊंचा है? 100 मीटर। ठीक है, एंड अनदर स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी। ठीक है, कह रहा है कि एक सेम टाइम पे एक स्टोन है जो ऊपर की ओर फेंका जाता है, जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड है। एट द सेम टाइम व्हेन विल दे मीट, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये दोनों कहाँ मिलेंगे? तो आइए भैया, दोनों का क्या निकाल लें? दोनों का क्या निकाल लें? डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। पहले निकालेंगे S1 और फिर दूसरे क्या निकालेंगे? S2, और दोनों को फिर क्या करेंगे? जोड़ के वैल्यूएट निकाल कर लेंगे। तो ध्यान समझिए, इसके लिए अगर आप निकालेंगे तो आएगा S1 और इसके क्या है? S2। ठीक है, आओ तो दोनों को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट। जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो U बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले निकालेंगे S1। तो S1 बराबर, S बराबर क्या होता है? UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो प्लस में रहेगा। S1 ये पूरा क्या होने वाला है? 0, क्योंकि U 0 है। S1 बराबर क्या आ जाएगा? हाफ GT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये भाई साहब ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, तो इनकी इक्वेशन क्या लगा दीजिएगा? S2, और ऊपर जा रहे हैं तो क्या आएगा? G माइनस में, तो UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों लोग हो गए, दोनों लोग का मामला सेट हो गया। अगर दोनों लोग का मामला सेट हो गया है तो अब आराम से क्या करिए? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करिए? जोड़ दीजिए, मतलब S1 प्लस S2। अब ध्यान समझो, S2 मतलब नीचे से और ऊपर से, तो अगर यहाँ से इतनी दूर आया S2 और यहाँ से इतनी दूर आया S1, तो अब ये बताओ, ये प्लस ये बराबर ये नहीं हो जाएगा? मतलब S1 प्लस S2 बराबर क्या? 100 मीटर। सही है, 100% सही है सर। तो S1 की वैल्यू बताइए क्या है? हाफ GT स्क्वायर प्लस S2 की वैल्यू बताइए? UT माइनस हाफ GT स्क्वायर बराबर क्या? 100 मीटर। अब देखो, ये प्लस का ये माइनस का साफ हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया है? UT बराबर 100 मीटर। अब ध्यान देखो, U की वैल्यू दी है, कितना दी है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से T चाहिए अपने को, तो 100 मीटर अपॉन क्या आ जाएगा? U की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो T बराबर आएगा 100 मीटर अपॉन 25 मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड यहाँ आ जाएगा, मीटर से मीटर खत्म, 25 चौका 100 होता है। तो T बराबर कितने सेकंड बाद मिलेंगे? 4 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद मिलेंगे भैया? 4 सेकंड बाद मिलेंगे, जब ये यहाँ से छोड़े गए होंगे और जब यहाँ से ऊपर जा रहे होंगे। दोनों यहाँ से भी 4 सेकंड और यहाँ से भी 4 सेकंड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो एकदम आगे लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर यहाँ तक आए हो तो बहुत कुछ सीख गए होगे, गारंटी है। ठीक है, तो कह रहा है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अप रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड। ठीक है, कह रहा है कि एक बॉल है
जो ऊपर की ओर गया है, उसके बाद यहाँ जाने के बाद ये ऐसे रिटर्न हुआ और रिटर्न होकर के कहाँ, जिसने फेंका था उसके पास आके गिर गया। ठीक है, 6 सेकंड में, मतलब जाने और आने का टाइम कितना दे दिया उसने, 6 सेकंड दे दिया टोटल टाइम, जाने और आने का 6 सेकंड में, जाने का भी टाइम आने का भी टाइम जोड़ दिया। तो मतलब हम लिख सकते हैं टोटल टाइम, यहाँ पे लिख लीजिए 2t। ठीक, तो 2t बराबर कितना हो गया, 6 सेकंड, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। ये बगल में निकाल के आप आराम चुपचाप रख लीजिए। ठीक, उसके बाद पूछा गया है वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन। ठीक है, कौन सी वेलोसिटी से फेंका गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गया, h बता दीजिए। ठीक है, मैक्सिमम हाइट h बता दीजिए। उसके बाद क्या पूछा गया है, पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। अच्छा, कह रहा है कि 4 सेकंड बाद क्या पोजीशन होगी। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले भैया इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है, वही क्या लगा दीजिए, g बराबर v माइनस यू अपॉन टी। अब ध्यान से देखिए, अपने को क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u चाहिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी u तो ऊपर गया होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई होगी, 0 हुई होगी। इट मीन्स यहाँ पर v की वैल्यू क्या हुई होगी, 0। अगर यहाँ पे v की वैल्यू 0 है और अपने को u चाहिए तो हम इसको t इधर बोल देंगे, तो g इंटू टी बराबर क्या, माइनस यू। अब देखो g ऊपर जा रहा है तो g की वैल्यू क्या लेना है, माइनस लेना है, याद रखिएगा। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और u बराबर आएगा gt। तो g कितना है, 9.8 इंटू टी की वैल्यू बताइए 3 सेकंड। क्यों, क्योंकि वन साइड का लेना है 3। तो यहाँ से आ जाएगा u बराबर 8 त्रिक के 24 के 4 हासिल 2, 9 त्रिक 27, 27 2 29, 29.4 मीटर पर सेकेंड। आपको u मिल गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट। क्या पूछा भैया, मैक्सिमम हाइट। आइए हाइट निकाल लेते हैं। जब अपने पास t है और u है, आराम से आप लगा दीजिए h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, तो h बराबर आ जाएगा, u की वैल्यू कितनी है 29.4 इंटू कितना 3 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू क्या टी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 9 3 27, 27 1 28 के 8 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8 माइनस, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9। ठीक है, 9 और 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 9 81, 81 और 7 81 और 7 88। ठीक, 88 बटे 2, इसको काट दो, h बराबर आ जाएगा 88.2 माइनस कितना, माइनस कितना ये हो जाएगा 1 4 और 4, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 44.1 मीटर। कितनी हाइट चढ़ गया ये, 44.1 मीटर हाइट चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, तो वही सेम कहानी लगा दीजिए। 4 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, तो s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस बार t की वैल्यू कितनी रख लीजिएगा, 4 रख लीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा u कितना है अपने पास आया हुआ है 29.4 इंटू क्या 4 माइनस क्या हाफ इंटू क्या 9.8 इंटू क्या 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा s बराबर क्या, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 9 चौके 36, 36 1 37 के 7 हासिल 3, 9 4 दूना 8, 8 3 11। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 4 चौके 16, 16 को 2 से काट दोगे 8 हो जाएगा, तो 8 को इससे 8 9 64 के 4 हासिल 6 और 8 9 72, 72 6 78। ठीक है, माइनस कर लीजिएगा तो s बराबर आ जाएगा कितना, 6 में से 4 गए 2 और यहाँ 17, 17 में से 8 जाएगा तो 9। ठीक है, यहाँ बच गया 10, 10 में 7 गया 3, तो 39.2 मीटर। 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, 39.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ढंग से सॉल्व कर लिया। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया हो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, नहीं आया हो फिर कमेंट करना, फिर से बता दूंगा इसको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायंड फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देख लीजिए, डायग्राम से बता देता हूँ। अगर कोई एक लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट क्या है, इमर्ज मतलब डूबा हुआ है, तो उसके ऊपर जो बायंड फोर्स है वो किधर की ओर एक्ट करेगा। तो हमेशा याद रखिए, जो बायंड फोर्स है ना वो अपवर्ड काम करता है। कैसा काम करता है, ऊपर की ओर, है ना। बायंड फोर्स जो होता है, बायंसी फोर्स, वो हमेशा कैसे काम करता है, ऊपर की ओर काम करता है। जैसे मान लो आपने एक बकेट लिया, इसमें एक बॉल डुबाया, ठीक है, ऐसे बॉल डुबाया, है ना, तो इस पे जो आएगा बायंसी फोर्स वो ऊपर की ओर आएगा, हमेशा ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। देखो दो चीज़ें हैं इसमें। अगर आपने क्या किया, ध्यान सुनिए, प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉल आपने नीचे रखा और ये इसका वेट है। अब ध्यान समझिए, ये प्लास्टिक की बॉल या प्लास्टिक का ब्लॉक पानी में तब डूबा रह सकता है जब प्लास्टिक का वेट क्या हो, ज़्यादा हो बायंसी फोर्स से। लेकिन ऐसा नहीं है, बायंसी फोर्स ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वेट। क्यों? क्योंकि बायंसी फोर्स इस पर नहीं डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना है, बायंसी फोर्स इस पर डिपेंड करता है कि उसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो वाटर के वेट के बराबर बायंसी फोर्स लगता है, इसलिए वाटर उसको उठा करके बाहर फेंक देता है, मतलब वो अपने वेट के बराबर फोर्स लगाता है, मतलब बायंसी फोर्स वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है उस बॉल के थ्रू, ठीक है, या उस ब्लॉक के थ्रू, वो अपने वेट के बराबर इस पर फोर्स लगाएगा और बायंसी फोर्स ज़्यादा होगा और उसको उठा के बाहर फेंक देगा, सरफेस पे तैरने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपके साथ घटनाएं घटी होंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, विल इट फ्लोट और सिंक। ठीक है, तो सबसे पहले मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पहले सब्सटेंस का जो है क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मास कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 0 से 0 काट दीजिए, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, है ना। और वाटर का क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ध्यान से देखिए, जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस की डेंसिटी है ना, वो अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो सब्सटेंस सिंक कर जाएगा। सब्सटेंस क्या करेगा, सिंक करेगा, डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो गारंटी से क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ससुरा फ्लोट नहीं करने वाला है। ठीक है, जैसे लोहे को पानी में डालिए तो लोहे की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, लोहा डूब जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट, इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, यहीं पे कर दे रहा हूँ, इसको निपटा ही देते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पैकेट का वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या कह रहा है कि मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अच्छा ठीक है, तो कितना मास जो है उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मास बराबर क्या होता है, देखो वॉल्यूम पता है, मास, देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अपने को मास चाहिए तो यहाँ से लिखेंगे मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दिया है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे आएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब। टिल्लू पंप टाइप का क्वेश्चन है, सेंटीमीटर्स खत्म, मास बराबर आ गया कितना, 350 ग्राम, 350 ग्राम, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.35 kg। ठीक है, तो इतना मास क्या हो जाएगा, वाटर का आ जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, पूरा बहुत ईमानदारी के साथ 22 के 22 क्वेश्चन आपको हमने समझाए हैं, अच्छे से ढंग से समझाए हैं। ठीक है,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत आपको लगती हो कि हाँ सर ने बहुत मेहनत करके आपको पढ़ाया है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा देखा करिए। अगर यहाँ तक आप देखे हो तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के सारे डाउट्स आपको ख़त्म हो जाएंगे क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन रिलेटेड थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और फॉलो करिए हमको कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे सेम नाम से, फेसबुक पे सेम नाम से, और कहाँ पे, व्हाट्सएप पे लिंक बायो में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल को। वहाँ पे हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव फॉर्मूले और क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आते रहिए कहाँ पे, विकास मौर्य क्लासेस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।